हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे जो कल इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक मुबैना अमरीकी सिफारती एहलकार ने ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए रेड सिग्नल तोड़ते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। पाकिस्तानी नौजवान अतीक बेग मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि उसके साथ दूसरा मोटरसाइकिल सवार लड़का शदीद जख्मी हो गया। होना तो यह चाहिए था कि इस वाकये की फौरन FIR दर्ज की जाती। जो मुबैना अमरीकी सिफारती एहलकार था उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाती पुलिस की तरफ से, और उस वक्त तक उसे छोड़ा ना जाता तब तक के उसका सिफारती इस्तिस्ना साबित ना हो जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस मुबैना तौर पर अमरीकी सिफारती एहलकार ने फौरन अमरीकी सिफारत खाने में कॉन्टैक्ट करवाया और चंद ही लम्हात के बाद अमरीकी सिफारत खाने के मजीद एहलकार एक दूसरी गाड़ी में आनन फानन वहां आए और अचानक उसको लेके वहां से चलते बने। पुलिस कई घंटों तक FIR ही दर्ज नहीं कर पाई और मामूल की तरह पाकिस्तानी हुक्काम बहुत देर से जागे और आज जाकर उनको एहसास हुआ कि आखिर इस वाकये की FIR ताखीर से दर्ज क्यों हुई, सिफारत के लिए वजारत खारजा की रिकमेंडेशन क्यों नहीं ली गई। आज पुलिस ने वजारत खारजा को खत लिखा और उसमें मुतालबा किया, उसमें ये डिमांड की, उसमें ये पूछा गया कि जो मुबैना अमरीकी सिफारती एहलकार जिस पाकिस्तानी नौजवान को दिन दिहाड़े पाकिस्तान के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रौंद के कत्ल कर दिया, उसके सिफारती इस्तिस्ना को डिफाइन किया जाए। बहरहाल इसके बाद अमरीकी सिफारत खाने ने रद्द अमल तो मुस्बत दिया। उन्होंने न सिर्फ इस जाबाहक नौजवान से ताज़ियत की बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत से माजरत भी की, बावजूद इसके कि अमरीकी सफीर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डेविड दफ्तर खारजा तलब करके इस पर शदीद एहतजाज भी किया गया। अमरीकी सिफारत खाने ने पहले तो यकीन दिलाया कि तमाम तर ताउन किया जाएगा, लेकिन कर्नल जोसेफ इमानुअल उस तक पाकिस्तानी कवानीन और पाकिस्तानी एहलकारों को रसाई देने से अमरीका ने इनकार भी कर दिया है। होता है कि क्या ये 2011 के रेमन डेविस के वाकये की एक और एपिसोड है? क्या ये उसका रिप्ले है? पाकिस्तानी कवानीन आखिर इतने नरम क्यों हैं, खास तौर पे अमरीकियों के लिए? हमारे वज़ीर आज़म जब अमेरिका जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उनकी जामा तलाशी ली जाती है, वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर दी जाती है, लेकिन अमरीकियों का खुद पाकिस्तान में पाकिस्तानी कवानीन के लिए क्या रवैया है? क्या पाकिस्तानी कवानीन मोम की नाक हैं कि उन्हें जहां चाहे मोड़ लिया जाए, जिस वक्त जो चाहे मोड़ लिया जाए? इन्हीं सारे मामलात पे, खासतौर पे इस मामले पे सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आने वाले इस वाकये के बारे में खास तौर पे बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा जाहिर है ताल्लुकात हैं और खित्ते में सलामती की सूरत हाल है। अभी वज़ीर आज़म काबुल से होकर वापस आए हैं। पाक अफगान ताल्लुकात पे बात करेंगे, पाक भारत ताल्लुकात पे बात करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पे बात करेंगे, इलेक्शंस के हवाले से भी बात होंगी। इन सब वाइड स्कोप टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं साबिक वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब सेनेटर रहमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे सर। अस्सलाम वालेकुम खरीदा, आपको भी इस्लाम और सारे सुनने मेरी तरफ से इस्लाम। आपकी तहमीद मैंने सुनी, ये जो आज कल वाक़या हुआ और एक पाकिस्तानी हमारा उसमें उसकी जान गई, अतीक बेग साहब की, मैं उनके लाहिकीन के साथ नज़ारे करता हूँ। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। क्वेश्चन ये है कि जो कुछ आपने कहा उसको मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट कर दूं कि देखना ये था पुलिस को कि क्या जो ड्राइवर था वाकई उसके पास इम्यूनिटी थी या नहीं थी, नंबर 1। उसने वाकई रेड सिग्नल क्रॉस करते हुए उसको मारा। अब इस मैटर को इंटरनेशनली स्पीकिंग 2 तरीकों से ही हल हो सकता है।
एक ये है कि जो आपके वियना का कन्वेंशन है वो और पाकिस्तानी लॉ, कोई भी लॉ से बव नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से वाज़ेह स्टेटमेंट इस सिलसिले में आ गई है। मैं ये समझता हूं कि देखना यह है कि हुकूमत किस अंदाज से और कितना इंटरेस्ट इसमें ले। जहां तक कम्युनिटी की बात है, हर डिप्लोमेट जो किसी मुल्क में पोस्टेड होता है उसको जरूरी नहीं है कि इम्यूनिटी हासिल हो। ये दोनों मुल्कों की एक बाहमी एक कंसेंसस के साथ तय होता है कि इम्यूनिटी किस किस को है। फॉर एग्जांपल काउंसिल जनरल लाहौर है, उनको है, कुछ डिप्लोमेट्स जो अमेरिकन है उनको है, बहुत से पाकिस्तान अपने अमेरिकन पासपोर्ट है, वीजा भी उनके पास डिप्लोमेटिक है, लेकिन उनको इम्यूनिटी नहीं है। क्योंकि आपने डेविड रेमन डेविस का जिक्र किया तो उसको क्योंकि आपने कंपैरिजन दिया है तो मैं ये मुनासिब समझता हूं कि मैं उसका जरा तफसील से दे दूं। जब ये रेमन डेविस हुआ तो पुलिस ज़ाहिर है फौरन हरकत में आई और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जब कंसल्ट किया गया तो मैंने उसको थोड़ा होल्ड करा के ये पूछा कि क्या ये इम्यूनिटी रेमन डेविस को थी या नहीं थी। तो ये जब सारी तफ्तीश की तो पता चला डिप्लोमेट है लेकिन उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं, इसलिए अमेरिकन को मैंने रिफ्यूज कर दिया था टू अलाउ हिम टू फ्लाई फ्रॉम पाकिस्तान। तो दिस इज हाउ रेमन डेविस पे पूरी जो कानूनी कार्रवाई हुई। अब इसमें ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी, आप भी और मैं भी चाहता हूं कि एक पाकिस्तानी जिसने अपनी जान दी है इस एक्सीडेंट में, उनके पेरेंट्स एंड जस्टिस मस्ट बी गिवन। और उसमें देखना यह है कि क्या हुकूमत इसमें क्या रास्ता लेती है। अल्टीमेटली मैटर तो डिसाइड करेगा कोर्ट, लेकिन जो मुरवजा रूल्स है मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत उस इम्यूनिटी की अगर उसको है तो अगर वो उसको स्ट्रिप ऑफ करने को लिखते हैं और अमेरिका अगर वाकई दोस्ती के अंदाज में उस इम्यूनिटी को एग्री कर जाता है कि कर दिया जाए तो फिर तो इस डिप्लोमेट की यहां पे ट्रायल हो जाएगी। और अगर इम्यूनिटी खत्म नहीं होती तो आई एम अफ्रेड कि शायद फिर ये केस आगे उस अंदाज से न चल सके जिस अंदाज से पाकिस्तानी अवाम, मैं और आप चाहते हैं। लिहाजा आज मैंने सेनेटर साहब आपको जरा इंटरप्ट करूंगी, आप जरा आपको जरा इंटरप्ट करूंगी, लेकिन मैं कुछ आपसे समझना चाहती हूं क्योंकि आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। आपने फरमाया है कि देखना होगा गवर्नमेंट इसको आगे लेके कैसे चलती है। एक तो गवर्नमेंट घंटे के बाद एहसन इकबाल साहब ने आज कुछ घंटा पहले ट्वीट किया है कि जी बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन पाकिस्तानी कवानीन जो है वो अमल में आएंगे, वो हरकत में आएंगे। और फिर वजारत दाखिला ने रिपोर्ट मांगी थाने से कि जी आप बताएं आपने उसको छोड़ कैसे दिया। वो जब रिपोर्ट गई तो वजारत दाखिला थाने पर ही बरहम हो गई कि जी आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी डिफाइन करवाए बगैर कैसे उसको जाने दिया। उसके बाद फिर आज पुलिस ने 24 घंटे के बाद फॉरेन ऑफिस को लिखा कि जी हमें बताया जाए इसकी इम्यूनिटी डिफाइन की जाए। तो गवर्नमेंट का तो ये रवैया हमें नजर आ रहा है। दूसरा आपने कहा कि कोर्ट बात ये है हमने जी, मैं आपकी जरा थोड़ा आगे लेके चलूं। सबसे पहले ऐसे जो वाकयात होते हैं उसमें काम होता पुलिस का। वो जो पुलिस वक्त पे ना पहुंची और वो खुद उसको लेके चले गए, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मेरे सामने नहीं है। अगर वो होते तो बेहतर अंदाज से बात कर सकता। मुझे जो पता चला कि FIR वो फॉरेन ऑफिस से जो मैंने बात की अभी तक उन्होंने भी नहीं पढ़ी, मैंने कापी मंगवाई है, मैं भी उसको देखूंगा कि FIR किसकी मदीयत पे हुई है, किसने करवाई है, माँ बाप ने कराई है या स्टेट ने खुद एक्शन लेते हुए किया है। मैं ये समझता हूं कि इसमें वालिद की मदय्यत में हुई है FIR। जी हाँ, तो ये अमेरिकन एम्बेसडर को जो डिमाश गया उसको बुला के बताया गया है ये है कि अमेरिकन अपनी दोस्ती कितनी के निभाते हैं और क्या हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त ये स्टेप ले सकती है कि उसकी जो इम्यूनिटी अगर है तो उसको ख़त्म करने के लिए दोनों हुकूमतें मिलकर उसकी इम्यूनिटी ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वाक़यात को सामने रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसकी इम्यूनिटी खत्म करेगा। और लेकिन ये अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो कम से कम फैक्ट्स तो हों। आज हमारी पार्टी ने भी यही डिमांड की और मैं भी वही डिमांड को एंडोर्स करता हूं कि एक इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पे होनी चाहिए जिसमें एक GIT बना दें जिसमें FIA हो, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें। और यहाँ पे क्योंकि कैमरे पूरे मरगला रोड पे मौजूद हैं, पूरे इलाके में मौजूद हैं, तो आई एम श्योर कि जो उन्होंने गलती की है उस डिप्लोमेट ने
अगर वाकई रेड सिग्नल क्रॉस किया है तो फिर इसका तो मैटर हमें लेना चाहिए, सामने आना चाहिए कि एक डिप्लोमेट ठीक है को ये कोई राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान के कानून को खुलेआम जो है वो उसको बर्बाद करता हुआ जाके रेड सिग्नल तोड़ के चला जाए। तो मैं समझता हूं कि कम से कम अमेरिकन गवर्नमेंट को यानी एम्बेसी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने तक की हद तक तो कम से कम इमीडिएटली होना चाहिए था, ताकि अवाम के सामने हकायक खुल के आ जाएंगे और ये छुपे भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक की डेथ हुई है और एक अभी अल्लाह उनको जिंदगी दे और जल्दी से याद करे दूसरे बच्चे को, तो वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो उसकी आ जाएगी। अगर वो खड़े थे तो ज़ाहिर सिग्नल रेड था तो खड़े थे, अगर वो चलती मोटरसाइकिल पर मारते तो शायद ये कुछ शक की गुंजाइश होती कि रेड सिग्नल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इसको मेरी तरफ से मैं ये कहूंगा कि आपने वीडियो देखी है मलिक साहब, आपने वाकई की सीसीटीवी वीडियो देखी है, क्योंकि वो आ चुकी है और रेड सिग्नल तोड़ा है वीडियो देखी है, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ सब कुछ होता है मीडिया पे करते हैं, तो अभी मीडिया में जो भी कोई वीडियो चली है जब तक उसको गवर्नमेंट या फॉरेन ऑफिस कंफर्म नहीं कर सकता, मैं उस पर कोई भी कमेंट देने पे कासर हूं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो वो वीडियो की जो डिफरेंट एंगल्स है वो लिए जाएंगे और देखा जाएगा उसकी स्पीड क्या थी। तो मेरा ये सारी चीजों को सामने ला के फिर बात की जानी चाहिए और मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस को और पुलिस को इसमें पूरा रोल अदा करना चाहिए और कम से कम सेटिस्फैक्शन टू दी फैमिली जिनका बच्चा जवान मारा गया है। ज़ाहिर है ये बहुत तकलीफ की बात है और हम चाहते हैं कि जस्टिस हो। तो मेरी पुरजोर डिमांड यही होगी कि एक GIT के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करके हालात और वाक़यात फैक्ट्स को सामने लाते हुए हुकूमत अमेरिका को भी इन्फॉर्म किया जाए और इस मामले का फैसला जो है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, जैसे मैंने कहा है कि बयाना कन्वेंशन और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। और जब वो सारी चीजें सामने आ जाएं तो फिर ये डिसाइड करें। अल्टीमेटली कोई भी FIR जब दर्ज होती है तो उसका फैसला जो है कोर्ट को चला जाता है, क्योंकि FIR में जो क्रिएट करके फिर जाके कोर्ट को हालात और वाक़यात बताती है जिसके बेसिस पे कोर्ट फैसला करता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लेट्स वेट टिल द इन्वेस्टिगेशन, फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कम्स आउट आइदर थ्रू GIT और द कंसर्न पुलिस। जी ठीक है। साबिक वज़ीर सेंटर रहमान मलिक साहब हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाकये की तफ्तीश के लिए एक वाइड स्कोप GIT बनाई जाए और वेट किया जाए जब तक एक रास्ता नहीं ले लेता। इस स्पेसिफिक वाकये से जरा सा आगे बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रहमान मलिक साहब से पूछेंगे कि क्या इस वाकये का असर पाक अमरीका ताल्लुकात पे हो सकता है जैसे उनके दौर में रेमन डेविस वाकये के बाद हुआ था। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर रहमान मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आपके दौर में 2011 में जब रेमन डेविस से पहले भी पाक अमरीका ताल्लुकात कुछ कशीदा चल रहे थे, अब भी वही नौयत है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह की धमकियां दे चुके हैं पाकिस्तान को, अब उसमें ये कर्नल जोसेफ का मामला हो जाना, क्या आप समझते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात पे कोई असर पड़ सकता है इसका? मेरा ख्याल है कि ये वाकया इतनी शिद्दत से शायद असरअंदाज ना कर, ये एक इंसिडेंट है और एक ऐसा एक्सीडेंट है जो किसी के पास में नहीं होता, लेट्स से वेरी फ्रैंकली। और अगर कोई खातर खा जवाब जिस तरह हुकूमत चाहती है अगर वहां से नहीं मिलता और अमेरिकन इस डिप्लोमेट को एक्सेस नहीं देते पाकिस्तान को, तो ये नेचुरली हमारे लिए एक दुख की बात होगी और हुकूमत भी उम्मीद है कि इस पे बात करेगी। आपने बात की हमारे तल्लुकात पाकिस्तान के और अमेरिका के, तो मैं एक चीज़ वादा कर दूँ अपनी कौम पे, जो मेरी अपनी एनालिसिस है और मेरा जो थोड़ा ब्यूरोक्रेट एंड एज ए बीइंग ए पॉलिटिशियन जो मैं इसके साथ डील करता हूँ, रहा हूँ और करता हूँ, मैं समझता हूँ जब हमारा और अमेरिका का इंटरेस्ट किसी चीज़ में कॉमन होता है, यानी एक ही होता है, तो हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि अमेरिका ने अपनी जंग लड़ने का फैसला किया रूस के खिलाफ और जो कम्युनिज्म फैल रही थी उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी एक प्लानिंग हुई जो कि पाकिस्तान में हुई, जो डायरेक्टर था कैसी वो आया और ये फैसला हुआ कि इनके खिलाफ जंग लड़ी जाएगी रूसियों के खिलाफ, और फिर वो हमला मुनव्वर हुआ सोवियत यूनियन से, और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने आप को झोंका
और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान बिल्कुल एक हैं, और जो ही उनका मतलब निकला तो वो छोड़कर चले गए हमें। अब देखना यह है कि अब क्योंकि अमेरिका के जो अपने फायदे हैं या अजाइम हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को क्लैश करते, इसलिए कि अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ है, अमेरिका का पूरा झुकाव जो है वो अफगानिस्तान की तरफ है, और ये दोनों मुल्क ही इस वक्त पाकिस्तान यानी खिलाफ है, इनका माइंड सेट एंटी पाकिस्तान है। तो लिहाजा तल्लुकात को बेहतर करने के लिए अमेरिका ने इनिशिएटिव लेना है। जहां तक तल्लुक है, आपने अपनी तमीद में कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए, बहुत अच्छी बात है, हमें और बातचीत भी करनी चाहिए। तो वो सिर्फ बातचीत करके आए थे। हमारी हुकूमत के 5 सालों में कम से कम मैं 3 एग्रीमेंट्स ऐसे आपको बता सकता हूं जो कि अफगान गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साथ हुए, और ये तय पाया गया कि हम इंफॉर्मेशन करेंगे, हम एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स करेंगे, हम बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे, हम इमिग्रेशन को और कस्टम लॉज को लागू करेंगे। आप यकीन करें 5 साल गुजर गए, कारजाई साहब हमारे हमेशा वादा करते रहे, कम से कम 3 दफा मेरे साथ उन्होंने वादा किया, लेकिन उन्होंने वादा नहीं किया। आज भी पाकिस्तान का इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान आर्मी ने अभी बाढ़ लगाई है, उसका शायद फायदा हो, लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या हमने वो 50,000 बंदा रोज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के दरमियान मूव करता है, क्या हम उसका खात्मा कर चुके कि नहीं कर चुके? नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि इल्जाम लगता है और बहुत ज्यादा लगता है हक्कानी नेटवर्क का, और जब भी बात करते हैं डू मोर की बात करते हैं। हालांकि फैक्चुअली स्पीकिंग मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अमेरिका रियली नोज वेरी वेल कि हक्कानी नेटवर्क कहां है और कहां से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस खित्ते में रहना है, उन्होंने अफगानिस्तान में अपना बसेरा रखना है, तो वो जाहिर है कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर रखेंगे जिसमें पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करते हुए दुनिया को ये जस्टिफाई कर सकें कि हमारी प्रेजेंस जो है वो वॉर ऑन टेरर पे है। अब मैं यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अवाम की नोटिस में लाना चाहूंगा वो है दैश की जो प्रेजेंस बढ़ रही है अफगानिस्तान में, और वो इस वक्त तो वो एक अंदाजा ऐसा दे रहे हैं या इस किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं जैसे कि दैश और तालिबान अलग-अलग हैं। फाइन, अब मैं तो समझता हूं कि जितने भी दहशतगर्द हैं इनकी नानी एक है, और जिस अंदाज से दैश को पाकिस्तान के मतलब हुकूमत के सामने या वहां इतने $1 ट्रिलियन खर्च करके अमेरिका वहां बैठा हुआ है, लेकिन दैश बढ़ती जा रही है। लेकिन जो खतरनाक बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि इंडिया जो है वो उसमें बिल्कुल शामिल है, और ये वाजिया प्रूफ्स हैं पाकिस्तान के पास कि कश्मीर में जितनी भी इस वक्त एग्रेशन हो रहा है, जुल्म और सितम हो रहा है, उसमें आप शामिल होगी उनके साथ, और ये लेके आए हैं उसको, क्योंकि हर वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अपना टेररिस्ट एक्ट फुल ऑफ टेरर करती है, एक फियर पैदा करने के लिए, वो दैश सारा कुछ वो कर रही है। तो लिहाजा मेरी एक डिमांड होगी आपकी साथत से अमेरिका को, अगर पाकिस्तान में इस खित्ते में साउथ एशिया में अमन चाहते हैं तो फिर बैठ के जब तक 3 मुल्क अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया को निकाल कर बाहर बात नहीं करेंगे, हालात वाकयात ठीक नहीं होंगे। और ये कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, अगर आज अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ दे तो 3 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान में भी और इस खित्ते में अमन हो जाएगा, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर लें कि अफगानिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसको हिस्टोरिक किसी ने इसको कंट्रोल नहीं किया, ये ट्राइबल सोसाइटी है, वॉरलॉर्ड्स की सोसाइटी है। तो इसमें आप देख लें कि हर मुझे इंटरप्शन की इजाजत दीजिएगा, क्योंकि आपने 2-3 बहुत बातें की हैं और मैं चाहती हूं कि 1 बाय 1 आप उनकी जरा मजीद उन्हें एक्सप्लेन भी कर दें। एक आपने कहा कि कश्मीर में जो भी मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी जुल्म सितम हो रहा है उसमें वैसे, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरएसएस के साथ दैश और रा, 3 कहूंगा मैं, आरएसएस, इंडियन स्टेट टेररिज्म, आरएसएस, दैश, जी 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 बोलिए दोबारा। जी मैं सवाल वही करना चाहती जो कि आप बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट टेररिज्म मकबूजा कश्मीर में हो रही है, वो भारत की रियासत, भारत की सरकार दाइश के साथ मुलव्विस होकर करवा रही है, राइट? इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली ले लूं साथ पीछे। सीरियन सफीर जो कि इंडिया में पोस्टेड थे, उन्होंने स्टेटमेंट बकायदा दी कि उनके पास प्रूफ्स भी हैं
कि इंडिया से लोग रिक्रूट होकर वाया कुर्दिस्तान वहां जाए और वहां जाकर उनकी ट्रेनिंग होती है, और जाहिर है कि वो लोग जो इंडिया से ले जाकर ट्रेन किए जाते हैं वो दो मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो वो दैश खुद इस्तेमाल करती है और कुछ जो है वो कश्मीर के उन निहत्ते मुसलमानों पे जाके अपना पूरे का पूरा टेररिज्म एक्ट जो है वो कर रहे हैं। और ये हकीकत है जिसको मैं बयान कर रहा हूं, और आप बेशक जो अवेलेबल इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा, इस वक्त ये प्रॉब्लम है। और ये बढ़ती हुई दैश का साउथ एशिया में ये यहां ठहरने वाला नहीं है, पाकिस्तान में भी आएगा हमारे खिलाफ। जैसे अलकायदा एक मॉन्स्टर बन गया था, ये चाइना की तरफ बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं। और ये इंडिया मत भूले कि अगर आज दैश अपने लिए कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो तो यही दैश आपको बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह ही हमारे साथ करेगी जैसे तालिबान ने हमारे साथ किया, जैसे अलकायदा ने हमारे साथ किया। देयरफॉर आई वांट 3 स्टेट्स, अमेरिका, अफगानिस्तान, इंडिया, beware, be careful while you are promoting Daesh in this region. जी, ये बड़ी आप अलार्मिंग, बहुत डेंजरस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, क्योंकि आप साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं और आपके जो इमीडिएट सक्सेसर थे चौधरी निसार साहब, वो मुसलसल इनकार करते रहे इमाम मलिक साहब के पाकिस्तान में दाइश नहीं है। वो कहते रहे कि जी ये कोई लोन वुल्फ टाइप के इंसिडेंट्स हैं, जो एक आध लोग हैं जो कि अपनी एफिलिएशन शो करते हैं टेरर फैलाने के लिए, पैनिक फैलाने के लिए। लेकिन चंद दिन पहले नेक्टा के कह दिया कि पाकिस्तान को दाइश से शदीद खतरा है। तो पाकिस्तान को इस खतरे से कैसे निपटना चाहिए? अब आपने कहा कि अगर अफगानिस्तान का मसला हल करना है तो इंडिया को निकालना होगा, क्या ये आजकल के हालात में, इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन है और इस वक्त जो इंटरनेशनल सिचुएशन? चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट में कमेंट नहीं करूंगा। मैंने 3 साल पहले वाज़िया तौर पे एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में दैश आ चुकी है, गुजरांवाले से लेकर साउथ ऑफ पंजाब तक मौजूद है। हाँ, बहुत से लोगों ने इस बात को कंट्राडिक्ट किया और बातें भी हुई, लेकिन उसी वक्त यानी कि अभी 4 हफ्ते भी नहीं गुजरे हुए थे तो सफूरा गेट का इंसिडेंट हुआ, आपको पता है दैश ने क्लेम किया। उसके बाद गिरजाघर वहां क्वेटा में हुआ, पेशावर में हुआ, दैश ने क्लेम किया। अभी 4 जो हमारे क्रिश्चियन लोग मारे गए हैं क्वेटा में, वो भी दैश ने क्लेम किया। तो दैश एक बड़ा बढ़ता हुआ खतरा फिलहाल जो हमारे दुश्मन है इंडिया और अफगानिस्तान, वो हमारे खिलाफ, लेकिन आने वाले वक्त में यही वो मॉन्स्टर ग्रो करते हुए इनके मुल्कों को लपेट में लेगा। अब बात उनको रोकना कैसे है? और अगर किसी बड़ी पावर ने या हमारे दुश्मनों ने यह फैसला किया है कि एक ग्रुप को तैयार करके पाकिस्तान के हालात को खराब करना है, और मैं रिमाइंड कराऊंगा मुक्ति बानी वाला, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कन्फेस किया था वर्ल्ड वाइड कि मुक्ति बानी उन्होंने बनाई और खुद भी उसका, और उन्होंने सब कुछ खुद फाइनेंस भी किया, लेकिन बदनाम हमारी पाकिस्तान आर्मी को किया, पाकिस्तान के लोगों को किया। तो मैं ये समझता हूं दैश जो बढ़ रहा है उसका असर रसूख, ये भी मुझे एक मुक्ति बानी की तरह एक बनाया हुआ एक कबीला है, एक बनाया हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल करना चाहती है। मैं कहूं कि जो मेरी असेसमेंट है मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा पाकिस्तान की आवाम के साथ कि ये जो 4 क्रिश्चियन मारे गए हैं वहां पे क्वेटे में, इसको एक आम वाकया ना समझें। मैं ये समझता हूं कि ये नई वेव आ रही है और ये वेव आएगी, क्योंकि इसी तरह ही जैसे पहले जैसे ही होता है, मुझे एक डर है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन से पहले जो टेररिज्म के वाकयात बढ़ सकते हैं और खुदा न खास्ता हालात तेजी से खराबी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, 4 परमानेंट चीफ मिनिस्टर से, कि वो बैठकर इसका कोई राय अमल निकालें और जो आने वाले वक्त में सिक्योरिटी की जरूरत है उसको सीरियसली लेते हुए दैश की धमकी ना समझे, दैश एक हकीकत है, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को कौन कौन से वो स्टेप्स लेने चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान तो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो तो आपने देखा ये कितना हुआ और कितनी उस पर इंप्लीमेंटेशन हुई। तो मैं अब ज़ाहिर महीना 1.5 रह गया इस हुकूमत का, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान के कौमी मसला है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि 3 चीज़ों पे हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए गरीदा। एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी, दूसरी हमारी फॉरेन पॉलिसी एंड थर्ड हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली तीनों में हम बहुत कमज़ोर हैं और ख़ासतौर इकोनॉमिक पॉलिसी जिस अंदाज से इस हुकूमत ने चलाई, आज
जो है 116 से ऊपर है। मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था जब ये 103 था, तो अब मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगर इन्होंने ना संभाला और ये स्टेटमेंट उल्टी सीधी देते रहे और लोगों से मांगे तांगे पे अपना गुजारा करते रहे, तो मैं 120-25 पे जाएगा। क्योंकि जो आपका डेफिसिट आ रहा है बजट में, वो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ रही है। अब किस अंदाज से किस तरह बचाएंगे आप? और अभी बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो आपने धचका दिया है पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड, वो है आपकी ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। आप सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के साथ कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेंगे वर्ल्ड में। आप कर रहे हैं। मलिक साहब यहां पे जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब से। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इंटरप्ट किया था क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉलिसी कनेक्ट है फॉरेन पॉलिसी के साथ, कनेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी के साथ। खासतौर पे एलिस वेल्स जो कि सीनियर हैं साउथ एशिया के लिए अमेरिका की, उन्होंने एक भारतीय अखबार द हिंदू को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जो कलदम फलाही इदारों के खिलाफ इकदाम किए हैं उसकी तारीफ की है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि जी अमेरिका हैज टू सी कि पाकिस्तान इंप्लीमेंट कैसे करता है। तो जाहिर है ये फैटफ के साथ कनेक्टेड है। फिर आप टैक्स एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की इस हवाले से इकोनॉमिक पॉलिसी और इस हवाले से सिक्योरिटी पॉलिसी जो क्रैकडाउन वगैरह है कलदम तंजीमों पर, ये इट्स इन द राइट मलिक साहब? क्योंकि देखिए जी, अमेरिका ने जब भी कोई स्टेटमेंट दी है वो हमेशा ही पाकिस्तान को दबाने के लिए होती है। अगर एक रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में गया हुआ तो उसको सबसे पहले तो स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है। यानी 1,42,000 लोग शहीद हो चुके हैं, 15,000 लोगों की आंखें जा चुकी हैं। अभी जिस अंदाज से पिछले 2 हफ्ते से वहां पे एग्रेशन और जिस अंदाज से जुल्मों पर बरियत हो रही है, उस वक्त क्यों नहीं अमेरिका बोलता? अमेरिका हमारे पे तो कंडीशन लगाता है कि यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म डिस्क्रिमिनेशन है। तो मुझे ये बताएं कि ये वो कौन सा लॉ है जो इंडिया पे अप्लाई तो नहीं होता, हम पे होता है। और मेरी इतलात ये है कि जब अमेरिकन कुछ लोग गए थे, इनके आपके एनजीओ वगैरह जो ह्यूमन राइट्स के हैं, उनको तो उसमें जाने की इजाजत नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज ह्यूमन राइट ही बैन कर दिया हुआ है। सारे का सारा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे। बहरहाल मैं क्योंकि इस पे पहले भी कर चुका हूं, अब मैं जो आपने बात की है हमारी पॉलिसी की, हुकूमत को बड़ा ही सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत सख्त इकदाम लिए हैं को जिस पे शक था, और ये शक किसने डाला? इंडिया ने। हमने अपने से जो कहा गया तो उससे बढ़कर काम किया हुकूमत पाकिस्तान ने, प्रिस्क्राइब किया बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को, और जो उनके गिले शिकवे थे उनको बताए गए। मैंने वसीयत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर पूरी और उस चीज़ को पूरी तरह समझा, और उसमें मैंने ये भी देखा कि FAFT के जो सीनियर अफसर थे वो आए भी, उनको ब्रीफ भी किया गया, उन्होंने भी वापस भी आना है। लेकिन जब ये काम इतना अच्छा करके ये टैक्स एमनेस्टी देने की क्या जरूरत थी इस वक्त? आप चार्टर के साथ सिग्नेटरी हैं और वो एक लॉ है मनी लॉन्ड्रिंग का कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को ना अबैट कर सकते हैं, ना कोई सपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप एक एमनेस्टी दे देंगे, जैसे आपने 1992 में किसी भी सूरत में कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं देख सकती थी, उसने हमारा बहुत नाम बदनाम किया, वो मिस यूज भी हुई। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि किसने ज्यादा वो मिस यूज किया। आज यही टैक्स एमनेस्टी, आप बाहर से पैसा ला रहे हैं, पैसा यहां आएगा वो वाइट हो जाएगा। जब वो पैसा कोई बैंक में रखेगा, वही वाइट पैसा जो है फिर दोबारा चला जाएगा बाहर। और जो माफिया इस वक्त हैं, उसमें ड्रग माफिया है, टेररिस्ट माफिया है, आपका प्रॉपर्टी माफिया है, ये सारे के सारे इस स्कीम से इसको मतलब इस्तेमाल इस अंदाज से करेंगे कि अल्टीमेटली बहुत से केसेस बाहर बनेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस हुकूमत को चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। ये 5 साल क्या कर रहे थे? इन्होंने क्यों नहीं ऐसी स्कीम लगाई कि फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी आए, यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें? आप उठा के कभी सूक बॉन्ड बना देते हैं, कभी बेरर बॉन्ड बना देते हैं, कभी आप बैंकों से पैसा लेते हैं,
अब आपने 3.2 बिलियन सऊदी अरेबिया से लिया है। तो मैं समझता हूं 200 से मांग कर हुकूमतें नहीं चलती, हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा जब तक हम ये डेब्ट रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। उस वक्त तक हमारे हालात नहीं होंगे। ये हुकूमत रोते हुए बजट दे, हुकूमत फिर चीखे मार रही होगी बजट देते हुए, और चीखे सबसे ज्यादा आवाम की निकलेंगी। आप देखिएगा इस बजट के बाद महंगाई कैसे शूट अप करती है। मैंने प्रेडिक्ट किया था, उस पर 103 था डॉलर, तो मैंने कहा ये 115 से ऊपर जाएगा, आपने देखा गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अल्लाह ना करे, लेकिन मैं ये देख रहा हूं जो इकोनॉमिक देखे हैं, बसीयत स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं समझता हूं कि हमारा जो ये डॉलर है ये बहुत स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान का रुपया जो है वो वीक होगा, और मैं समझता हूं 125 से ऊपर जाएगा। और जब 125 से ऊपर जाएगा तो इसका इफेक्ट जो है वो कमोडिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसके अलावा आपका ग्रोथ रेट कम हो गया है, तो मैं समझता हूं कि सारे का सारा बोझ जो है वो हुकूमत अवाम पे डालेगी आने वाले वक्त में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला सेंटर बात करते हैं। आई रिग्रेट के टाइम बहुत कम था, आई विश के टाइम ज्यादा होता, आपसे ज्यादा बात हो सकती, लेकिन अब तक के लिए शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।